हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज हुजाद वाचिंग केमिस्ट्री एकेडमी। सो बच्चों, हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। इससे पहले हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल को डिस्कस किया था एंड वहां पे भी हम लोगों ने आपसे डिस्कस कर लिया था, मतलब मैंने बताया था आपको कि जो प्रॉपर्टीज मेटल की होती हैं उसके जस्ट अपोजिट में नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना। तो उसी उसको तो मतलब शॉर्ट फॉर्म में मैंने बताया था। यहाँ पे थोड़ा डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में एंड देन फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आने वाला है। तो थम्स अप जरूर करना अगर समझ में आए। चलिए बात करते हैं हम बिना वेस्ट किए हुए टाइम को। यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की हम लोग डिस्कस, तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी जो है हमारी है, पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। बेटा आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, पहले इसको आपको समझना पड़ेगा ना, है ना। यहाँ पे लिखा है कि नॉन मेटल्स जो होती हैं दे हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी। हाइनाइजेशन एनर्जी के मतलब समझते हैं। अच्छा, इसको हम अगले वाले पॉइंट से समझ लेते हैं कि जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जो आपकी नॉन मेटल्स होती हैं दे हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये है दे हैव एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन को, बहुत तेजी से अपनी तरफ, है ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं तो क्या ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर जाने देंगे क्या, उनका जो खुद का इलेक्ट्रॉन है नहीं जाने देंगे ना आसानी से, बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, है ना। तो वही यहाँ पे है कि किसी भी एटम से, गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की, है ना, क्या करने की, रिमूव करने की जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसी एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस एटम, है ना, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो उसे ही आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, क्योंकि इनकी अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, ये अट्रैक्ट करते हैं आसानी से, तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, आयन में कन्वर्ट होने की एनर्जी ज्यादा होगी बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड पॉइंट हम बात करेंगे। थर्ड पॉइंट का मतलब ये है नॉन मेटल जो है, इसमें लिखा है कि इंसुलेटर्स होते हैं। अब इस वर्ड को, बहुत फेमस वर्ड है, आप जानते ही होंगे। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, वो या तो हीट कंडक्ट नहीं करेगा या फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, है ना। ऐसे को हम इंसुलेटर वर्ड से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है दीज आर काइंड ऑफ पुअर इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते हैं ना, ये इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही कम कंडक्टर होते हैं। और अगर हम जैसे मान लो एक प्लास्टिक का टुकड़ा भी रख दें, प्लास्टिक का टुकड़ा रख दें, मान लो ये क्या है, बना हुआ है प्लास्टिक। अब प्लास्टिक का मतलब ये है कि ये हाइड्रोकार्बन का बना हुआ है, किसका, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो बेसिकली हाइड्रोकार्बन तो क्या है, नॉन मेटल ही तो है। तो अगर आप इसे एक जगह से कनेक्ट करोगे और दूसरी जगह पे फिर देखोगे कि आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है नहीं हो रही है, या फिर एक सर्किट आप बनाओगे इस तरह से, एक आप सोचोगे कि सर्किट हम बना लें और यहाँ पे एक अच्छा सा बल्ब लगा दें ऐसे करके, और ये बल्ब क्या है, ग्लो करेगा जब ये सर्किट कंप्लीट होगा, है ना। यहाँ पे बैटरी लगा दें हम, ये क्या है, हमारी बैटरी है। तो जब इस सर्किट को आप क्या जोड़ोगे तो यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं करेगा। नहीं करेगा इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही है ना। तो इसका मतलब ये है कि दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या हो जाएंगे बेटा, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दे आर डल, दे डू नॉट लस्टर। मतलब ये चमकते नहीं है ना, नॉर्मली ये चमकते नहीं है, बट वी हैव एन एक्सेप्शन, हमारे पास एक्सेप्शन भी है कि जो हमारा कार्बन के एलोट्रॉप में एक कार्बन है, मतलब एक एलोट्रॉप है जिसे हम डायमंड कहते हैं ना। तो कार्बन का एलोट्रॉप डायमंड, ठीक है, और हमारा एक और नॉन मेटल है जिसे हम आयोडीन कहते हैं। ये दोनों ऐसे हैं कि जो लस्ट्रस होते हैं बेटा, है ना। कैसे होंगे, लस्ट्रस होते हैं। तो इसको आप एक्सेप्शन में लिख लेना, ये क्या है, हमारे एक तरह के एक्सेप्शन है। ठीक है ना, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखेंगे नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अभी जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते तो हीट के भी कंडक्टर नहीं होते आसानी से ना, ये कंडक्ट नहीं करते, थर्मल कंडक्टर नहीं होते अच्छे। नेक्स्ट है हमारा दे आर वेरी वीक एंड ब्रिटल। वो कमजोर होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, टूट जाते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो इनमें डेंसिटी लो होती है ना। यूजुअली आप देखेंगे तो किसी भी नॉन मेटल को आप पानी वगैरह में रखेंगे तो आसानी से वो फ्लोट करता है, तैरता है, यानी वो डूबेगा नहीं। ठीक है ना, तो ये इनकी डेंसिटी कैसी होगी, कम होगी। अब ये जो है इनका अगर साइज देखोगे तो बहुत बड़े बड़े दिखेंगे, बट ये साइज के कंपैरिजन में काफी हल्के होते हैं, कहने का ये मतलब है यहाँ पे, है ना। साइज के कंपैरिजन में कैसे होते हैं, हल्के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ साउंड। मतलब ये सोनोरस नहीं होते, ये सोनोरस नहीं होते। सोनोरस का मतलब ये हो गया कि ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। जब आप इन्हें बीट करोगे तो ये साउंड वगैरह प्रोड्यूस नहीं करेंगे। जैसे अगर हम एक थाली को यहाँ पे अभी बजाने लगे तो क्या होगा, बहुत तेजी से आवाज आने लगेगी, है ना। लेकिन अगर एक प्लास्टिक का ले लें तो उसमें आपको आवाज ज्यादा नहीं मिलेगी, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। क्योंकि अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन गेन आसानी से कर लेते हैं, है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। नेक्स्ट कि ये जो नॉन मेटल्स होते हैं
कैसे होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। जबकि मेटल्स में हम लोगों ने देखा था यूजुअली जो है सॉलिड गैस में होते हैं। सॉलिड में जैसे हमारे पास क्या है, कार्बन है ना, ग्रेफाइट वगैरह के फॉर्म में पाया जाता है, डायमंड के फॉर्म में पाया जाता है। लिक्विड में जैसे हमारे पास जो ब्रोमीन जो है हमारे रूम टेम्परेचर पे, नाइट्रोजन वगैरह भी लिक्विड हो जाती है बट नॉट रूम टेम्परेचर, है ना। गैसियस में हमारे पास ऑक्सीजन वगैरह है, नाइट्रोजन है, बहुत सारी गैसेस है, क्लोरीन है। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो जाते हैं इसके। नेक्स्ट हमारा नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। अभी हम लोग प्रॉपर्टीज में देखेंगे कि जो हमारे नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं बेटा। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, दिस फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है ना। दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझा दूं आपको। देखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आपने ऐसे समझा होगा कि जब किसी में ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जब किसी में हाइड्रोजन ऐड होता है तो उसे रिडक्शन कहते हैं ना। सिंपली आपने ये समझा होगा। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि अगर समहाउ किसी का इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के निकलने की प्रॉपर्टी भी, मतलब यहाँ पे भी इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। जैसे अगर हम Fe को समहाउ Cl2 से रिएक्ट कराएं, इसको रिएक्ट कराते हैं, इक्वल टू का साइन नहीं, तो FeCl2 बनेगा या FeCl3 बनेगा। मान लेते हैं Cl3 बन रहा है ना। तो यहाँ पे इसके पास अब देखो Cl पे -1 चार्ज है, इस पे +3 चार्ज आ जाएगा, है ना। ये 0 से ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गई है 3 पे, यानी इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो एक तरह से क्लोरीन ने क्या किया है, इसका ऑक्सीडेशन करने में हेल्प की है, यानी इसका एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करा इसने। ठीक है, तो कुछ ऐसे आप समझोगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है देयर, इनमें जो होते हैं आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 to 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 4 to 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए जैसे हम कार्बन को ले लें, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो इसे हम अगर करेंगे तो 2,4 आ जाएगा, KLMN के हिसाब से करेंगे, है ना। KL, यहाँ पे L है बेटा, ये M और N, ठीक है, ये L है, कंफ्यूज मत होना, ये क्या है, L है। तो यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है ना। फिर हम नाइट्रोजन को करें, नाइट्रोजन को करेंगे तो नाइट्रोजन में हमें क्या मिलेगा, 2,5। हम ऑक्सीजन को करते हैं, ठीक है, तो नाइट्रोजन को ऑक्सीजन को करते हैं तो ऑक्सीजन में हमें 8 एटॉमिक नंबर मिलता है इसका, और यहाँ पे हम देखेंगे तो 2,6। ऐसे करके आगे भी हम फ्लोरीन वगैरह को करेंगे तो वहाँ पे हमें नियॉन तक करेंगे तो 8 तक आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं जो इनका आउटर मोस्ट सेल होता है उसमें 4 to 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब केमिकल प्रॉपर्टीज की। यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं सारी, काफी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की, और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लिखेंगे सबसे पहले देखेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है, क्या देखने वाले हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। यहाँ पे हम देख रहे हैं तो अभी जैसे हम लोगों ने देखा था एक प्रॉपर्टी की, उनकी जो ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। क्या होंगे, एसिडिक होंगे या न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है ना, ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि अगर हम कार्बन को रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन से क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अब इस गैस को अगर वाटर से रिएक्ट करा जाएगा तो कार्बोनिक एसिड बन जाता है। ये क्या है, H2CO3 जो है वो आपका है कार्बोनिक एसिड। ठीक है बेटा, तो कार्बोनिक एसिड का ये एसिडिक है ना, एसिड है ना, तो एक तरह से जो इसका ऑक्साइड हुआ वो कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर देखो कोई सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, ये क्या है, इसका नाम आपको पता होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है ना, अब जब सल्फर डाइऑक्साइड को अगर हम पानी से रिएक्ट कराएंगे, है ना, तो ये भी क्या करेगा, रिएक्ट करके बनाएगा एक तरह का एसिड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे रिएक्शन विद वाटर। वाटर के बाद अगर हम करते हैं रिएक्शन तो यहाँ पे जो नॉन मेटल्स होते हैं ये वाटर से रिएक्ट नहीं करते। जैसे अभी हमने बताया कि प्लास्टिक हो गया, है ना, या कोई ऐसा नॉन मेटल जो आप, जैसे कार्बन है, आप नॉर्मली पानी में डाल दो, है ना, जो ग्रेफाइट है उसको डाल दो पानी में, तो क्या वो रिएक्ट करता है, नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा पानी में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रिएक्शन नहीं होने वाली है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे एक रीजन भी थोड़ा सा लिखा है, ये रिएक्ट नहीं करते इलेक्ट्रॉन, मतलब पानी से, बिकॉज दे कैन नॉट रिलीज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करते हैं, है ना। ठीक है, मतलब ये जो नॉन मेटल्स होते हैं वो तो एक्सेप्टर होते हैं ना, वो तो गेन करते हैं, वो चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन मिले उन्हें, और वो खुद रिलीज क्यों करेंगे, तो इसलिए वो रिएक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड की अगर हम लोग बात करें तो डाइल्यूट एसिड से भी रिएक्ट नहीं करते हैं, सेम। ठीक है, फिर यहाँ पे बेटा रिएक्शन विद सॉल्ट सोल्यूशन आ जाएगा। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था सॉल्ट सोल्यूशन में वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, तो कहीं कहीं यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है कि जो ज्यादा रिएक्टिव होती है वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे इस वाले के केस में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि जो NaBr है,
NaBr इसको इसका एक्वा सोल्यूशन है और यहाँ पे Cl2 गैस जो है वो डाली जा रही है, तो इसकी वजह से NaCl बन जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे Br से ज्यादा रिएक्टिव है Cl, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है, Cl रिएक्टिव भी है, तो इस वजह से Br को रिप्लेस कर देगा उसके सोल्यूशन से और NaCl बन जाएगा, ठीक है। बट अगर इसका उल्टा हम लोग कर दें, NaCl के एक्वा सोल्यूशन में Br को डालें, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है ड्यू टू लेस रिएक्टिविटी ऑफ Br, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बच्चा। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे रिएक्शन विद क्लोरीन, ठीक है। क्या बात करने वाले हैं, क्लोरीन से कैसे रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल्स। जैसे हाइड्रोजन की रिएक्शन यहाँ पे कराई जा रही है। हाइड्रोजन की अगर हम लोग बात करें रिएक्शन की, तो देखेंगे कि यहाँ पे क्लोराइड बन रहा है, H2 जो है रिएक्ट कर रहा है Cl2 के साथ, किसके साथ, H2 जो है Cl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है और HCl बना रहा है। बच्चा क्या बना रहा है, HCl बना रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है या हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है, ठीक है। क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड, वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही है आपका, ठीक है। यहाँ पे फास्फोरस लिया गया है P4 और ये जो आपके Cl2 से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, PCl3 बना रहा है, यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बना रहा है, ठीक है। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि इनमें जब रिएक्शन होती है तो क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा, क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे रिएक्शन विद सॉल्ट से जब हम कराई तो मोर रिएक्टिव जो आपका नॉन मेटल है वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को रिप्लेस कर देगा। एंड दूसरे वाले में हम लोगों ने देखा, जब हम लोगों ने क्लोरीन से कराई तो वहां पे देखा कि ज्यादातर क्लोराइड्स बनते हैं, क्योंकि क्लोरीन से करा रहे हैं तो क्लोराइड्स बनेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले पॉइंट की, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। जैसे अभी हम लोगों ने मेटल में देखा था कि हाइड्राइड बनते थे, तो यहाँ पे क्या बन रहे हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आसानी से आप देखोगे तो हाइड्राइड आपको नजर आने वाले हैं एक तरह से, है ना। हम लोग यहाँ पे देखें तो जो नॉन मेटल्स होती हैं वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करती हैं और शेयर करती हैं इलेक्ट्रॉन और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करती हैं, है ना। कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। कोवेलेंट हाइड्राइड कैसे बनाएंगे देखेंगे हम लोग। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है, तो यहाँ पे क्या है, शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो रहा है। पर ध्यान देने वाली बात है कि इन प्रेजेंस ऑफ स्पार्क, अगर आप एक बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आगे आपको एक स्टैनले मिलर का एक्सपेरिमेंट मिलेगा, उसमें आपको एक स्पार्क चैम्बर बनाते हैं वो एक सेटअप में, जिससे इवोल्यूशन का जो थोड़ा सा उसमें पता चलता है इस इवोल्यूशन की स्टडी में। तो वहाँ पे भी क्या, पानी का, वाटर का फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ H2NO2, ठीक है। वहाँ पे स्पार्क इसलिए लाते हैं कि वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सल्फर का जो है H2S बन रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड बन रहा है, इसका नाम क्या है बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। ये बहुत बुरी तरीके से स्मेल करता है, एकदम सड़े अंडे जैसी, है ना। कभी कभी लैब में अगर आप इसे बनाओगे तो बहुत गंदी सी स्मेल आती है इसकी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे N2, यानी यहाँ पे नाइट्रोजन लिया गया है और हाइड्रोजन लिया गया है। यहाँ पे ये दोनों रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन आपस में और क्या बनाते हैं, अमोनिया बनती है। ये गैस आपकी कौन सी है, अमोनिया, ठीक है। अमोनिया काफी फेमस गैस है, इस रिएक्शन को भी आप याद कर लेंगे, काफी अच्छी रिएक्शन है, कई बार मतलब आपको एग्जाम्पल वगैरह लिखने में काम में आ जाएगी। थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो प्रेशर जो यहाँ पे है 400 to 600 ATM पे होती है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है ना यहाँ पे। नेक्स्ट रिएक्शन है यहाँ पे H2 और Cl2, जैसे भी आपने देखा, तो जब क्लोरीन रिएक्ट करती है हाइड्रोजन से तो क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे आपने देखा अभी। फिर हम बात कर रहे हैं कि जो मेटल्स हैं क्या वो नॉन मेटल से रिएक्ट करती हैं, मतलब उनके बीच में क्या रिएक्शन होती है या नहीं होती है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं, रिएक्टिविटी जो होती है एलिमेंट्स की कैन बी अंडरस्टूड बाय द टेंडेंसी टू अटेन द कंप्लीट फुलफिल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब किसी भी मेटल की रिएक्टिविटी जो होती है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग ही देखी जा सकती है ना। जैसे यहाँ पे सेकंड पॉइंट हमने लिखा है, अगर आप देखोगे तो जो मेटल्स हैं वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को आसानी से, वाइल अगर हम बात करें जो नॉन मेटल्स हैं वो आसानी से डोनेट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को, है ना। क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं और क्या बनाते हैं, निगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन बनाते हैं। अब जब आयंस बनते हैं तो अभी उससे पहले हमने आपको पढ़ाया था मेटल में ही क्या, आयनिक कंपाउंड, तो वो क्या बना देते हैं, आयनिक कंपाउंड बना देते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल मेटल से रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं बेटा, आयनिक कंपाउंड बना लेते हैं। इसमें ज्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि पिछले वीडियो में हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। अब चार्ज है, अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे, है ना। जानते ही हो आपकी दो अलग अलग चीजें अलग अलग जब होती है तो आपस में अट्रैक्ट करते ही हैं, अपोजिट चार्ज, है ना। जैसे आप अपने फ्रेंड के लिए बात करने चाहते हो ना, तो वैसा ही समथिंग। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे आप मेटलर्जी के बारे में। तो ये जो पूरा पोर्शन था पीछे वाला जो हम लोगों ने देखा, यहाँ पे खत्म होता है नॉन मेटल का पोर्शन। अब हम बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की, कैसे मेटल जो हमारे अर्थ में होती है किस फॉर्म में और इसे हम कैसे निकालते हैं, फिर उससे प्योर मेटल कैसे रिमूव करेंगे, मतलब निकालेंगे, इंप्योरिटीज को कैसे हटाएंगे, क्या क्या चीजें होती हैं, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं आगे के वीडियो में, ठीक है। तो अगर अभी आप तक बने हुए हैं अभी यहाँ तक तो लाइक करिए, और अगर किसी को जरूरत है तो शेयर करिए। आपके एग्जाम आने वाले हैं इसलिए इतनी मेहनत की जा रही है सिर्फ आपके लिए, तो और फ्री में है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट भी नहीं है इसका। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट अकरेंस ऑफ द मेटल यानी मेटलर्जी के पोर्शन को देखते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन पड़ जाता है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो अगर हम बात करते हैं कि मेटल्स जो होती हैं वो किस फॉर्म में पाई जाती हैं, हमारे कहाँ पे, अर्थ में किस फॉर्म में पाई जाती हैं। तो आपने देखा होगा माइंस वाइंस होती है ना बहुत सारे, यहाँ पे खुदाई हो रही है, वहाँ पे खुदाई हो रही है, कहीं कोयला खोद निकाला जा रहा है, कहीं आयरन निकाला जा रहा है, कहीं कुछ निकाला जा रहा है। तो माइंस वगैरह यानी अर्थ के क्रस्ट में बहुत सारी मेटल्स हमारी हैं, है ना। नॉन मेटल्स भी हैं बहुत सारी। तो वो किस फॉर्म में पाई जा रही है, देखो किस फॉर्म में, ज्यादातर
ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी उनके ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जा रहे होते हैं, ठीक है, या जैसे MO या M2O ऐसे करके पाए जाते हैं, मेटल ऑक्साइड, ठीक है, या फिर मेटल सल्फाइड, डायरेक्ट सल्फर से रिएक्ट करके वो सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं, या उनके कार्बोनेट होते हैं, CO3 वाला जो ग्रुप है वो कार्बोनेट वाला ग्रुप, ठीक है। अब यहां पे कुछ बोला जा रहा है कि एक्सेप्ट गोल्ड, ठीक है, गोल्ड या एक दो और हैं, प्लेटिनम हो गया जो हमारा है ना, सिल्वर भी कम रिएक्ट करता है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था जब रिएक्टिविटी सीरीज पिछले ही वीडियो में डिस्कस की थी कि दीज मेटल्स हैव लीस्ट रिएक्टिविटी, तो जब उनके पास रिएक्टिविटी ही नहीं है, मतलब वो किसी से रिएक्ट करना ही नहीं चाहते, तो क्या कंपाउंड बनेगा उनका? नहीं बनेगा, है ना। तो इसीलिए एक्सेप्ट लिखा हुआ है। तो आपको ये समझ में आया इस लाइन से कि यहाँ पे ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, इनके फॉर्म में जो हमारे मेटल्स होती हैं वो अर्थ में पाई जाती हैं, उनका अकरेंस होता है, ठीक है। अब कुछ को हम मिनरल्स कहते हैं, क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं, और कुछ को हम अभी देखेंगे तो ओर्स बोलेंगे। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है अगर हम इसकी बात करें मिनरल्स में, तो हम देखेंगे कि जो मिनरल्स होते हैं बेटा, उनसे हम आसानी से, मतलब जितना भी जो भी खुदाई करके सब मैटर निकाला गया है, सब कुछ है ना, वो सारा का सारा मैटर जो है वो कहलाता है मिनरल। क्या कहलाएगा? मिनरल। मतलब मान लो कि आपने हाइड्राइड, सल्फाइड, ये सब चीजें निकाली हैं, उसमें मेटल्स भी हैं, आपके आयरन है, जिंक है, या कोबाल्ट है, कुछ भी है उसमें, अब उस सारे मैटर को क्या बोला गया? मिनरल बोला गया, ठीक है। तो वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि जो भी नेचुरल सब्सटेंस हम ऑब्टेन करते हैं, है ना, मेटल का जो कंपाउंड फॉर्म ऑब्टेन करते हैं, उसका जो नेटिव स्टेट जिस भी फॉर्म में वो पाया जाएगा, नेटिव स्टेट का मतलब जिस भी फॉर्म में वो पाया जाएगा, वो कहलाएगा क्या? उसका मिनरल कहलाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि कोई हाइड्राइड के फॉर्म में पाया जा रहा है कोई मेटल, तो हम कहेंगे जिंक का हाइड्राइड है, जिंक है तो जिंक का हाइड्राइड हो गया। आयरन है तो आयरन का हाइड्राइड है वो, तो वो भी क्या है? आयरन का मिनरल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? जिंक का मिनरल हो जाएगा, ठीक है। जिस फॉर्म में पाया जाएगा उस सभी को हम मिनरल्स के नाम से जानेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि Al2O3 जो है .2s2 जो बॉक्साइड होता है, ये एल्यूमिनियम का मिनरल है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम क्ले की बात करें, Al2O3.2si2 2s2 वाला जो है, यहाँ पे क्ले जो है ये भी मिनरल है। क्या है? मिनरल है। अच्छा, अब आपसे अगर सवाल पूछें कि क्या इनमें से हम दोनों में से एल्यूमिनियम निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों में एल्यूमिनियम हमें दिखाई दे रही है ना, तो दोनों से एल्यूमिनियम निकाल सकते हैं क्या? हम सभी मिनरल से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, प्योर मेटल को निकाल सकते हैं क्या बच्चा? तो यहाँ पे आते हैं अब ओर्स, और यहीं पे आपको आंसर मिलने वाला है इसका। देखिए, होता क्या है कि जो मिनरल्स, मतलब ऐसे कोई मिनरल्स नहीं है जिनसे, मतलब सभी मिनरल्स नहीं होते हैं जिनसे हम मेटल्स को निकाल सकते हैं आसानी से। क्यों? क्योंकि कॉस्ट जो है, जिसमें कम पैसा खर्च होगा मेटल निकालने के लिए, वही हमारे लिए फायदेमंद होगा, है ना। तो यहाँ पे भी वही है कि अगर हम किसी भी मिनरल को देखें जिसमें हम प्रॉफिटेबली मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लें, किस फॉर्म में बेटा? प्रॉफिटेबली, मतलब कि बिना कम पैसे खर्च किए, मतलब ज्यादा पैसे खर्च किए, और हम आसानी से, उसमें बहुत टाइम भी ना लगे, आसानी से हम उसे निकाल लें, हमारा प्रॉफिट ओवरऑल अच्छा जाए, तो उसे हम कहेंगे ओर्स। उसी मिनरल को क्या बोलेंगे? ओर्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल जो दिया था हमने कि बॉक्साइड जो है वो एल्यूमिनियम का मिनरल है, Al2O3.2s2 है ना, तो ये भी बॉक्साइड भी जो आपका है एल्यूमिनियम का है, और जो क्ले हमारा है Al2O3.2SiO2.2s2, ये भी क्ले वाला भी एल्यूमिनियम का है ना, है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो क्या दोनों से निकाल सकते हैं? नहीं। जो क्ले है वो उसको, उसमें से निकालने के लिए हमें सल्फर को हटाना पड़ेगा, मतलब Si को हटाना पड़ेगा, सिलिकॉन को हटाना पड़ेगा, फिर ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा, है ना, वाटर को भी हटाना पड़ेगा, तो इससे काफी सारी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। वाइल इन केस ऑफ अगर हम देखें तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है सिंपल सा, जिसे हम बॉक्साइड कह रहे हैं, उसमें आसानी से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो बॉक्साइड है ये हमारे लिए अच्छा होगा, इसमें कम पैसे खर्च होंगे, और इसमें हमें इसको भी निकालना पड़ेगा, ऑक्सीजन को भी, सिलिकॉन को भी निकालना पड़ेगा, वाटर को भी निकालना पड़ेगा, तो इसमें ज्यादा काम करना पड़ेगा, पैसे ज्यादा खर्च होने वाले हैं, है ना। तो ये हमारे लिए अच्छा मिनरल, अच्छा ओर नहीं है। क्या नहीं है? ओर नहीं है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है आउट ऑफ दिस बॉक्साइड इज ओर। बॉक्साइड क्या है? ओर है, इसका मतलब इससे हम प्रॉफिटेबली अपनी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जबकि जो क्ले है वो हमारा ओर नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे हम प्रॉफिटेबली मेटल को निकाल नहीं सकते, ठीक है ना बेटा। तो ये थोड़ा सा आपको पिछले जो हमने क्वेश्चन, अभी जो क्वेश्चन किया था उसका आंसर आपको मिल गया होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या ये जो मेटल्स हैं ये फ्री स्टेट में पाई जाती हैं या कैसे पाई जाती हैं? तो कुछ ऐसे भी होती हैं जो फ्री स्टेट में होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कंबाइंड स्टेट में होते हैं। फ्री स्टेट में वो होंगी जिनमें रिएक्टिविटी जीरो होगी या बहुत कम, लीस्ट रिएक्टिविटी होगी। वही यहाँ पे लिखा है कि अगर हम मेटल को कहें कि वो फ्री स्टेट में है, इसका मतलब ये है कि वो एलिमेंट्री फॉर्म में पाई जा रही है और अनकम्बाइंड फॉर्म में पाई जा रही है, मतलब वो किसी से कंबाइंड नहीं है ना, अनकम्बाइंड फॉर्म में पाई जा रही है, मतलब वो कंबाइंड नहीं है बच्चा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा भी है कि जैसे गोल्ड है, प्लैटिनम है, सिल्वर है, कॉपर है, ये जनरली फ्री स्टेट में होते हैं, ठीक है। तभी आपने देखा होगा जो माइन, गोल्ड माइंस वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं, छोटे छोटे स्पर्कल, बहुत छोटे छोटे से ना, टाइनी से जो है गोल्ड को नदियों से, खदानों से निकाल के लेके आते हैं, क्योंकि वो अपने नेटिव स्टेट में पाया जाता है, उसको एक्सट्रैक्ट करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि जो कॉपर है एंड सिल्वर है ये भी कभी कुछ मात्रा में है, हमेशा नहीं, मतलब हर जगह नहीं पाए जाते ना ऐसे सिचुएशन में, कभी कभार ऐसा होता है कि ये सिल्वर और जो कॉपर होते हैं सल्फाइड या ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कंबाइन स्टेट। क्या होती है कंबाइन स्टेट? का मतलब कि जब रिएक्ट करके किसी के साथ ऑक्साइड के फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में, हाइड्राइड के फॉर्म में, किसी के फॉर्म में पाया जा रहा है तो वो कंबाइन स्टेट होगा नेचुरली, ठीक है। तो वहां पे यहाँ पे यही डिस्कस किया गया है बेटा कि जो मेटल होती है अगर वो कंबाइन स्टेट तब बोलते हैं जब वो किसी कंपाउंड के फॉर्म में पाई जा रही हो, है ना। जैसे जिनमें हाई रिएक्टिविटी होती है ऑब्वियस सी बात है वही रिएक्ट करेंगे जिनमें रिएक्टिविटी होगी, तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं अक्सर, तो इनमें कभी कोई कार्बोनेट के फॉर्म में, कभी कोई हाइड्राइड के फॉर्म में, ऑक्साइड के फॉर्म में ये पाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मीडियम रिएक्टिविटी वाले अभी हम लोगों ने देखा था कि जिंक, आयरन और ये लेड वगैरह होते हैं, तो ये भी अपने सल्फाइड और कार्बोनेट ओर वगैरह में पाए जाएंगे, ठीक है। एक यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स, सभी के सभी जो ओर होते हैं वो क्या होते हैं? मिनरल होते हैं, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। जैसे हमने कहा कि क्योंकि सभी ओर्स से हम प्रॉफिटेबली जो मेटल्स को निकाल सकते हैं, है ना, ओर्स जो होते हैं, और ओर्स क्या है? एक फॉर्म है मिनरल का है जिनसे हम प्रॉफिटेबली अपना मेटल निकाल सकते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि सभी ओर्स जो है वो मिनरल्स हैं बेटा, लेकिन सभी मिनरल्स से हम प्रॉफिटेबली जो मेटल है वो नहीं निकाल पाएंगे, है ना। जैसे अभी क्ले वाला देखा था और बॉक्साइड वाला देखा था, तो इस वजह से हम सभी मिनरल्स को ओर नहीं कह सकते। क्या कह सकते हैं? क्या आप बताओ? नहीं कह सकते ना। तो इसी वजह से हम इसे इस लाइन को कह रहे हैं कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें कुछ की पॉइंट्स दिए हैं मेटलर्जी से पहले, प्रोसेस से पहले, कि क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे गैंग दिया गया है, गैंग दिया गया है, तो गैंग में हम लोग देखेंगे जो भी डस्ट मतलब जो भी अनवांटेड मटेरियल है, डस्ट क्या कह सकते हो आप? अनवांटेड मटेरियल जो हमें नहीं चाहिए, जो बेकार है हमारे लिए, जैसे कि सॉइल है, सैंड है, या कुछ और भी जो होगा, जो वेस्ट मटेरियल होगा हमारे लिए, वो सब कहलाएगा गैंग, ठीक है ना। नेक्स्ट मेटलर्जी। अब क्योंकि प्रोसेस की बात हो रही है, मेटलर्जी की बात हो रही है, तो हम बात कर रहे हैं कि एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस होता है, किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का, जो प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस है फ्रॉम देयर ओर, और फिर उसे रिफाइन करने का जो प्रोसेस है, उस सभी को मिला के हम कहेंगे क्या होती है? मेटलर्जी होती है। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग प्योर मेटल फ्रॉम देयर ओर एंड देन रिफाइनिंग देम, तो इसे ही हम कहते हैं मेटलर्जी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कौन कौन से स्टेप्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं मेटलर्जी में, कि कौन कौन से स्टेप्स मेटलर्जी में हैं या कौन कौन से स्टेप्स नहीं है, ठीक है। किन किन को हमें समझना है, तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले जब आपने खुदाई उदाई कर ली है ना, बढ़िया से खोद के नीचे से अर्थक्रस्ट से बड़े बड़े पत्थर निकाल लिए जिसमें मेटल है, आयरन है, कोबाल्ट है, जिंक है, कॉपर है, ऐसे करके, ठीक है। तो अब उसको क्या हम आसानी से ऐसे एक एक करके उठा लेंगे क्या उसमें से मेटल जो है? नहीं ना, पहले तो हमें से हैमरिंग करनी पड़ेगी, एकदम हैमरिंग करके उसको तोड़ना पड़ेगा बहुत तेजी से, एंड देन फिर हम उसमें छोटे छोटे पीसेस बना लेंगे, पाउडर के फॉर्म में बना लेंगे, क्रश करेंगे पहली बात। तो यही यहाँ पे है कि सबसे पहला जो स्टेप होगा वो हमारा क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग होगा ऑफ द ओर्स, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग है इसको कभी कभी हम थक गया मैं तो इसको कभी कभी हम कहते हैं पल्वराइजेशन कहते हैं, है ना। और ये जो क्रशिंग या ग्राइंडिंग होती है इसके लिए मशीन्स इन्वॉल्व होती हैं, या फिर आप हैमरिंग भी करवा सकते हैं, कर सकते हैं ना। क्रशर्स, बॉल मिल्स या फिर स्टैम्प मिल्स जो होती हैं उनके हेल्प से हम इसको क्रश कर लेते हैं, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं यहाँ डायग्राम दे दूंगा बॉल मिल वगैरह के, आप देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जब हमने क्रश कर लिया तो अब उसमें से हम इम्प्योरिटीज को बाहर निकालेंगे, इम्प्योरिटीज को एक्सट्रैक्ट करेंगे वहां से, ताकि हमारी मेटल थोड़ी और प्योर हो जाए, या ओर जो है हमारी है वो प्योर हो जाए, ताकि हम ओर से मेटल निकाल सकें, ठीक है। तो ओर को हम प्योर करने के लिए और थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करने के लिए उससे हम इम्प्योरिटीज को निकालते हैं, गैंग को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो उसी को प्रोसेस को हम बोलते हैं एनरिचमेंट ऑफ द ओर या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर। जहां पे हम पॉइंट डाल के मैंने यहाँ पे कुछ देखो लिखा है कि रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम ओर इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल कहेंगे, और ओर ड्रेसिंग कहेंगे, और एनरिचमेंट ऑफ ओर कहेंगे, है ना, कुछ भी आप कह लीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इन मेटलर्जी वी कॉन्सेंट्रेट द ओर मेनली बाय द फॉलोइंग मेथड। कुछ मेथड्स हैं हमारे पास जिसकी हेल्प से हम ओर को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है ना बच्चा। तो हमारे पास मेथड कौन सा है? सबसे पहला जो मेथड है वो हाइड्रोलिथिक मेथड है। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फोटो है, आप इस फोटो को पहले समझ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा ये डायग्राम अच्छे से, तो आप इसे भी आसानी से बना लेंगे या समझ लेंगे। देखिए पहले यहाँ पे क्या है कि क्रस्ट जो ओर है, जो पहले स्टेप में हमने किया था, वो यहाँ पे इस इनलेट के थ्रू हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक स्लोपिंग टेबल होगी जिसमें से कुछ ऐसे जो आपके बोर्ड्स लगे होंगे, जिससे जो आपके मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स या हैवी पार्ट्स, वो यहाँ पे रुक जाए, ठीक है। हैवी मेटल्स यहाँ पे फंस जाएंगी, जैसे जीने होते हैं ना, ऐसे करके आपने देखा होगा, ऐसे करके एक जीना है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। तो यहाँ पे कुछ एक तरह से कह सकते हो कि हमने बोर्ड्स लगा दिए हैं, ठीक है।
और यहाँ पे जब बोर्ड लगे तो ऊपर से जब हमारा कोई चीज आएगी पानी के साथ फ्लो के साथ तो वो नीचे रुकती हुई चली जाएगी, हैवी चीज रुक जाएंगी, फंस जाएंगी। तो वही यहाँ पे हो रहा है कि ये सेटअप में एक स्लोपिंग टेबल है, यहाँ पे बोर्ड्स लगे हुए हैं, यहाँ पे क्रस्ड ओर डाली जाती है और यहाँ से वाटर को सप्लाई किया जाता है, इसी वजह से इसका नाम है हाइड्रोलिटिक मैथड। नीचे यहाँ पे गैंग को एक तरह से कलेक्ट करने के लिए एक कंटेनर होता है वाटर के साथ जो यहाँ पे लगा होता है। अब क्या होता है, वाटर को खोला जाता है, इसके साथ क्रस्ड ओर डाली जाती है, तो जो हल्की जो गैंग होती है, जो लाइट पार्टिकल होते हैं गैंग के, वो क्या होते हैं, ऊपर फ्लोट करते रहते हैं और पानी के साथ बह जाते हैं, और जो नीचे की तरफ मिनरल जो हमारा ओर है वो धीरे धीरे कलेक्ट हो जाता है। आप देखेंगे तो यहाँ पे ओर जो हमारा कलेक्ट हो गया, हैवी ओर जो हमारा, ठीक है ना। तो यही यहाँ पे डिस्कस किया है हमने कि हम इस मेथड में हम क्या करते हैं, पॉर करते हैं ओवर द स्लोपिंग टेबल ओर को अपने, ठीक है। और फिर वाइब्रेटिंग कॉन्ग्रेटेड टेबल जो होती है उसमें ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स का मतलब ये डिप्रेशंस या फिर बोर्ड जो लगे होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो उसे कह रहे हैं। और फिर एक वाटर को डाला जाता है जेट के थ्रू जिससे फ्लो बनता है, और फ्लो बनने से फिर क्या होता है, जो डेंसर पार्टिकल होते हैं, डेंसर का मतलब जो हमारे डेंसर ओर होते हैं वो हमारे पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं ग्रुप्स में, और इम्प्योरिटीज वॉश हो जाती हैं, आगे की तरफ निकल जाती हैं और यहाँ पे आके कलेक्टर में कलेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा मेथड है, इसी को हम कहते हैं हाइड्रोलिटिक मेथड। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो एक लाइक तो बनता ही है, कर दीजिए लाइक। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है, अब देखो नाम से ही क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन, बच्चा क्या है, मैग्नेट का यूज होने वाला है यहाँ पे, है ना। देखिए कैसे यहाँ पे मैग्नेटिक सेपरेशन की बात करने वाले हैं। होता क्या है कि इस केस में हमारे पास कुछ दो व्हील्स होती हैं, कुछ इस तरह से, डायग्राम बनाना ही है तो बना सकते हैं हम लोग, इतना तो हम लोग जानते ही है ना डायग्राम के बारे में। चलो अब यहाँ पे मैग्नेटिक व्हील होती है, ठीक है, ये हमारी व्हील है यहाँ पे ऐसे करके, और इस पे ऐसे करके एक बेल्ट लगी होती है जो इन व्हील के अराउंड में रोटेट कर रही होती है। यहाँ पे एक इनलेट या हॉपर लगा होता है जिससे जो हमारा क्रस्ड ओर है वो डाला जाए, ठीक है, एक तरह से। अब क्या होता है, आगे चल के देखेंगे तो यहाँ पे एक कंटेनर होता है, कलेक्टर, ठीक है, एक कलेक्टर ये है एक तरह से। अब हो क्या रहा है कि ये हमारी जो व्हील है ये मैग्नेटिक है, कैसी है, मैग्नेटिक व्हील, ठीक है बेटा। राइटिंग पे मत जाना, इस पे राइटिंग मेरी वैसे भी नहीं बनती है, तो बस फीलिंग को समझना मेरी, है ना। अब यहाँ पे जब मान लीजिए कि आपकी जो क्रस्ट ओर है वो डाली गई है, चलो क्रस्ट ओर को भी डाल देते हैं। तो ये जब क्रस्ट ओर आई तो इसमें मिक्स्ड होंगे इम्प्योरिटीज भी बेटा, इम्प्योरिटीज को हम येलो कलर से दिखा देते हैं, मान लीजिए इम्प्योरिटीज मिक्स्ड हैं। अब जो हमारा मान लेते हैं कि जो हमारा ओर है, प्योर वाला जो ओर है हमारा वो मैग्नेटिक है, इनमें से क्या है, एक कोई मैग्नेटिक होना चाहिए, है ना, कोई भी एक मैग्नेटिक होना चाहिए, है ना। प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, ये कंडीशन इसमें होनी चाहिए कि वन ऑफ देम विल बी मैग्नेटिक, इधर इट इज ओर और इम्प्योरिटी, कुछ भी है ना, जो ओर हो सकती है या इम्प्योरिटी हमारी है, उनमें से एक मैग्नेटिक होगी, दोनों मैग्नेटिक होंगी तो काम नहीं चलने वाला है हमारा, ये प्रिंसिपल है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है देखेंगे, अब ये व्हील चलेगी तो व्हील आगे की तरफ बढ़ने वाली है ऐसे करके, है ना, इधर से ऐसे रोटेट होने वाली है ऐसे करके। तो जब व्हील चली तो जो इम्प्योरिटीज हमने माना, यहाँ पे हमने मान रखा है कि जो हमारी ओर है वो मैग्नेटिक है, और जो इम्प्योरिटी है क्या है, इम्प्योरिटीज जो हमारी है वो नॉन मैग्नेटिक है, कैसी है, नॉन मैग्नेटिक है बच्चा। तो अब यहाँ पे क्या सीन हो रहा है कि हमारी इम्प्योरिटीज नॉन मैग्नेटिक है तो यहाँ आएंगी और ऐसे कैसे ऐसे करके फॉल हो जाएंगी, और जो हमारी ओर है एक तरह से, ओर जो है हमारे इसी में चिपकी रह जाएगी, और आगे चल के एक और हम डिवाइडर लगा देंगे या फिर कह सकते हो बोर्ड लगा देंगे जिसकी हेल्प से वो यहाँ से इस वाले पोर्शन में आके कलेक्ट हो जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारा मैग्नेटिक वाला ओर वो हमने कलेक्ट कर लिया, और इधर हमने इम्प्योरिटीज कलेक्ट कर ली, अलग कर ली कहने का मतलब, है ना। तो इस तरीके को हम कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। वही यहाँ पे है कि कन्वेयर बेल्ट पे हम लोग क्या करते हैं, प्लेस करते हैं क्रशर को, और फिर बेल्ट जो है रोटेट करना स्टार्ट करती है दोनों व्हील्स पे, एंड फिर जो मैग्नेटिक व्हील होती है उसमें क्या होता है, जो हमारे मैग्नेटिक पार्टिकल होते हैं वो अटैच हो जाते हैं, और जो नॉन मैग्नेटिक होते हैं वो आगे चल के गिर जाते हैं इस तरह से। तो इस तरह से पूरा हमारा सेटअप लग जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको डायग्राम समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छा डायग्राम नहीं लेकिन फिर भी कोशिश करिएगा समझने की, नहीं समझ में आए तो कमेंट करिएगा, फिर से एक बार बात करेंगे इसके बारे में। फ्रॉथ फ्लोटेशन नेक्स्ट हमारा है कि कैसे हम अपने ओर को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। फ्रॉथ फ्लोटेशन में हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है छोटा सा, इस डायग्राम को समझ लेते हैं। डायग्राम में अगर हम देखें बच्चा तो यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से, ये रेड वाला ले लेते हैं। डायग्राम में देखेंगे तो एक हमारे पास कंटेनर है,
ऐसे करके, है ना। क्या है यहाँ पे, कंटेनर है ये वाला। इस कंटेनर में एक रोटेटर लगा हुआ है और इस रोटेटर में पाइप भी होती है जिससे वो क्या कहते हैं, एजिटेटर होता है जिससे एयर निकलती है, बबल्स निकलते हैं ना, ऐसे करके। क्या निकल रही है, एजिटेटर है, बबल्स निकल रहे हैं, एयर निकल रही है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि हम इस कंटेनर में क्या करेंगे, वाटर के साथ ऑयल डाल देंगे, है ना। क्या डालते हैं, ऑयल डालते हैं। यहाँ पे है देखो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑयल डाल दिया और हमने इसमें वाटर डाल दिया, फिर इसके अंदर हमने अपना ओर डाल लिया, ठीक है। तो जब ओर डाल देंगे हम इसमें अपना, तो होगा क्या कि जब हम इसमें बबल्स यानी एयर पास करेंगे तो एयर बबल के फॉर्म में पानी में घूमेगी, और जब बबल के फॉर्म में घूमेगी तो फ्रॉथ बनेगा, मतलब झाग बनने वाला है इसमें, है ना। एयर अंदर आई, यहाँ से बबल्स की तरह, जैसे आप स्ट्रॉ स्ट्रॉ के साथ कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हो, तो उस कोल्ड ड्रिंक को ऐसा आप उसमें गिलास में या फिर बॉटल में फूंक मारो वापस से, तो उसमें क्या होता है, बबल्स बनते हैं ना, बड़ा मजेदार है ना। तो उस बबल के ऐसे ही सेम यहाँ पे भी हो रहा है, जब ऊपर से हवा आ रही है तो यहाँ पे ऑयल के होने की वजह से फ्रॉथ बन रहा है ना। जब फ्रॉथ बन रहा है तो उसी के अंदर हमारे जो मिनरल होते हैं यानी ओर होते हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं, हल्के लाइट वाले, ठीक है। अब जब ये बात आ गई तो यहाँ पे ये भी देख लो कि यहाँ पे एक को डेंस होना चाहिए और एक को लाइट होना चाहिए। एक का मतलब या तो ओवर लाइट होगा या तो आपके इंप्योरिटीज लाइट होंगे, या तो ओवर हैवी होगा, है ना, उल्टा उसका हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हमारा ओर जो है वो लाइट है और ये गैंग हमारे इंप्योरिटीज हैवी हैं, तो क्या हो रहा है, लाइट होने की वजह से, हल्के होने की वजह से वो फ्रॉथ के साथ आ जाएगा, ठीक है ना। और नीचे हमारी जो इंप्योरिटीज है, गैंग वगैरह है, वो कलेक्ट हो जाएंगी, और ये हमारा एजिटेटर है जिसकी हेल्प से हवा जाती रहेगी और ऐसा होता रहेगा। ऊपर से फ्रॉथ को फिर कलेक्ट करके फिर निकाल लिया जाएगा फ्रॉथ को, और फ्रॉथ को कलेक्ट करने के बाद हमारा एक कॉन्सेंट्रेटेड जो है ओर हमें मिल जाने वाला है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि इस प्रोसेस में हम क्रस्ड ओर को एक लार्ज टैंक में कंटेन करते हैं जिसमें वाटर ऑयल होता है, ठीक है। फिर हम पास करते हैं इसमें कंप्रेस एयर, और एयर की हेल्प से वहां पे जब फ्रॉथ बनता है, और फ्रॉथ जो होती है उसमें और जब लाइटर होती है तो वहां पे कलेक्ट हो जाती है सरफेस पे, और फिर बाद में हम उसे निकाल लेते हैं और नीचे की तरफ, बिहाइंड की तरफ गैंग जो होती है वो नीचे कलेक्ट हो जाती है, इंप्योरिटीज नीचे कलेक्ट हो जाती है, ठीक है। ये प्रोसेस हमारा कहलाता है फ्रॉथ फ्लोटेशन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर। अब ये लास्ट पोर्शन है इसका कि हम मेटल को निकाल रहे हैं किससे, कॉन्सेंट्रेटेड ओर से। हमारा जो ओर है वो कॉन्सेंट्रेट हो गया, पहले हमने उसको क्रश किया था, क्रश करने के बाद कॉन्सेंट्रेट किया, कॉन्सेंट्रेट के काफी सारे मेथड देखे हम लोगों ने, कैसे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं हम उसको। एंड अब हम बात करने वाले हैं कि हम उस कॉन्सेंट्रेटेड जो जो हमारा ओर था उससे हम मेटल को कैसे निकालेंगे, प्योर मेटल को कैसे निकालेंगे, और फिर बाद में हम इसकी रिफाइनिंग वगैरह कैसे करेंगे उसके बारे में भी बात करने वाले हैं, ठीक है।